क्लास 7th। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जैसे कावेरी डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम था। ठीक है, और अब अपन क्या पढ़ेंगे इसमें कि दिल्ली जो है वो इम्पॉर्टेंट सिटी है ओनली इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, दिल्ली अपनी कैपिटल थी। ठीक है, तो दिल्ली में बहुत लोगों ने रूल किया है और बहुत राज्य भी किया है। तो जो दिल्ली है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट सिटी है 12th सेंचुरी की। तब अपन पढ़ते हैं कि टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जो मतलब दिल्ली है उस पर सबसे पहले राज्य किसने करा था, तोमर्स ने करा था, तोमर राजपूत ने करा था। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी की मिडिल में। ठीक है, बाय द चौहान्स। उस टाइम कौन आए थे, चौहान्स आए थे, जिनको पहले चम्मान्स भी बोला जाता था, जो अजमेर के थे। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। जब तोमर्स के, चौहान के, इन सब के अंडर में थी ना दिल्ली, जब दिल्ली एक क्या था, एक कमर्शियल सेंटर बन गया था, एक बहुत अच्छा व्यापार का सेंटर बन गया था। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत सारे जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो इस कंस्ट्रक्टेड करते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, कॉइन्स बनवाते थे, कॉइन्स मिंटेड ईयर मतलब कॉइन्स बनवाते थे, जिनको दिल्लीवाल बोला जाता था। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, दिल्ली बहुत बड़ा कैपिटल बन गया था, बहुत कंट्रोल था दिल्ली पे बहुत सारे एरियाज़ का। ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट बन गया था जो दिल्ली सल्तनत है 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में। ठीक है, और टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड बाय दिल्ली सल्तनत। आपको 5 डायनेस्टीज दिख रही हैं इसमें, देखिए, सीरी है, जहाँपना है, दिल्ली है, कुतुब मीनार है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, ये सब पे क्या था, इनका कंट्रोल था। ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं द रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली पे किस किस ने राज करा, तो पहले क्या आई थी, राजपूत डायनेस्टीज आई थी, तोमर्स आए थे, जिनने 12th सेंचुरी में 1165 तक राज करा, अर्ली 12th सेंचुरी में। ठीक है, फिर कौन आए, चौहान्स आए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ये सब आए, जिनने 1175 से 1192 तक राज किया। फिर तुर्किश रूलर्स आए हैं ना, उसके बाद में खलजी डायनेस्टी आई। खलजी डायनेस्टी में कौन थे, जलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन थे। अर्ली तुर्किश में कौन थे, कुतुबुद्दीन थे, शामसुद्दीन थे, रजिया थी। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे। फिर सईद डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी। इन लोगों ने तो क्या बहुत कम टाइम तक राज किया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, ऑल द इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है, जो लिखे जाने वाली जो बुक्स होती है उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरियंस। किसके बारे में लिखा रहता था इस बुक्स में, हिस्टोरियंस के बारे में लिखा रहता था। तारीख लिखी रहती थी, जैसे जो सिंगुलर वर्ड है, तारीख प्लूरल है। ठीक है, रिटन इन पर्शियन, पर्शियन में लिखा रहता था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, मतलब जो दिल्ली सुल्तान्स काम करते थे, जो उनकी लैंग्वेज थी वो पर्शियन की लैंग्वेज में काम करते थे। ठीक है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो पर्शियन की लैंग्वेज में चलता था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्नड मैन सेक्रेटरीज, मतलब जो वर्ड लर्नड मैन होते थे, मतलब बहुत अच्छे रिच लोग होते थे और मतलब बहुत ज्ञान वाले रहते थे, नॉलेज वाले रहते थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टरीज who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of just rule, है ना। तो ये लोग बहुत नॉलेज वाले रहते थे, जो इनके सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कर्टरीज ये सब होते थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़कीर इन मुद्दबिर रोट इन 13th सेंचुरी में। फ़कीर मुद्दबिर ने क्या लिखा है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जो किंग्स होते थे वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकते थे, उन्हें सोल्जर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही थी। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज। अब जो सोल्जर्स होते थे वो सैलरीज के बिना तो काम करेंगे नहीं। ठीक है, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। सैलरी कहाँ से आती थी, कहाँ से, जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट से। पीजेंट्स मतलब किसान से।
बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। पर पीजेंट्स कब रेवेन्यू देंगे? जब वो बहुत खुश होंगे, राजा से बहुत प्रॉस्पेरस होंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट्स। वो क्या चाहते थे, जो हमारे किंग है वो हमारे साथ जस्टिस करे, न्याय करे और ऑनेस्ट रहे, हमसे लॉयल रहे, ठीक है। Keep the following additional details in mind. The authors of Tariq lived in cities mainly Delhi and hardly ever in villages. जो ये मतलब पहला पॉइंट ये है इसका, जो ऑथर्स होते थे जो तारिक लिव्ड इन सिटीज़ में मतलब मेनली दिल्ली में रहते थे, ये बहुत कम विलेजेस में जाते थे, है ना, बहुत कम। सेकेंड पॉइंट है दे ऑफन रॉट देयर हिस्टोरियंस फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स। ये क्या स्टोरीज हिस्टोरियंस के बारे में लिखते थे, ठीक है, हिस्टोरीज जो सुल्तान्स के बारे में लिखते थे, क्यों लिखते थे? जिससे उन्हें रिच अवार्ड्स मिलेंगे इस होप में, ठीक है। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social और order based to birthright and gender distinction। अब ये जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है? तो देखिए अब ये पॉइंट लिखा है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन। वुमन और मैन के बीच में जो डिफरेंस करते हैं ना कि लड़का है लड़की, इसको जेंडर डिस्टिंक्शंस बोला जाता है। यूजुअली दिस डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। मतलब आर्ग्यू करते थे कि जो मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर है वुमेन से, मतलब ज़्यादा समझदार है, और वुमेन तो क्या है भैया, सब ऑर्डिनेट है मैन की, ऐसा समझते थे। तो मतलब ये भी एक पॉइंट था कि बर्थ राइट से जेंडर डिस्टिंक्शंस किया जाता था, ठीक है। और इन 1236 मतलब आप इस बहुत अच्छे से इस तारीख को याद रख सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। 1236 में सुल्तान इल्तुमिश डॉटर, इल्तुमिश की डॉटर कौन थी? रज़िया थी, जो सुल्तान बनी थी, ठीक है। द क्रोनोलिकर ऑफ द एज, ठीक है। तो जो मतलब इनकी एज में मिनहाज ई सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल ब्रदर्स। मतलब मिनहाज ई सिराज ने बोला था कि ये बहुत एबल और बहुत क्वालिफाइड है सारे इसके ब्रदर्स से, भाइयों से, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन ऑफ रूलर। बट वो क्या कह रहे थे कि ये कोई कंफर्टेबल नहीं है, ये क्वीन एक रूलर बने, मतलब ये बहुत, जैसा आपने भी अभी तक पढ़ा होगा कि हिस्ट्रीज में जो वुमेन होती है वो बहुत कम सुल्तान्स बनती है, बहुत कम रूलर्स बनती है, क्योंकि क्या होता है अधिकतर यही सब बनते हैं। जैसे आपने मुग़ल एम्पायर के लिए भी पढ़ा है, उसमें भी तुगलक डायनेस्टी का पढ़ा है, मतलब सब जो होते थे मतलब मैन ही बनते थे, तो मतलब वुमेन बहुत कम बनती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि वो क्वीन कैसे बन सकती है एक वुमन होकर, ठीक है। तो आपने भी खुद ने भी देखा होगा कि मतलब लड़कियों को तो कहाँ इतना ज़्यादा कराया जाता था, उनको तो बोलते थे कि मैन की सबऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो शी वॉज रिमूव द थ्रोन ऑफ 1240, मतलब 1240 में तो उनको रिमूव कर ही दिया था। अब व्हाट मिनाज ई सिराज थॉट अबाउट रज़िया, तो मिनाज ई सिराज ने क्या थॉट मतलब क्या विचार बताएं रज़िया के बारे में, तो दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट, बट सेकेंड पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मैंशनड दैट शी वॉज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुमिश। रज़िया किसकी लड़की थी? सुल्तान इल्तुमिश की थी। दिस वॉज कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। ये एक मूवी भी थी, हो सकता है आपने देखी होगी, रुद्रमा देवी, क्वीन रुद्रमा देवी, ठीक है। 1262 से 1289 तक ये भी मतलब एक क्वीन थी, ऑफ द काकिया डायनेस्टी की थी, वरंगल में, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश में ये पार्ट पड़ता है वरंगल, ठीक है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन, उन्होंने अपना नेम चेंज करा था इंस्क्रिप्शंस में, एंड प्रिटेंडेंट शी वॉज अ मैन, और उन्हें बताया था, प्रिटेंड करवाया था कि वो एक मैन है। अनादर क्वीन दीदा रूल्ड इन कश्मीर, मतलब इनने एक दूसरी क्वीन थी जो दीदा थी, वो उनने कहाँ रूल करा था? कश्मीर में रूल करा था 980 से 1003 तक। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टम। इनका टाइटल क्या था? दीदी और एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट दैट टर्म गिवन अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बहुत कम रूलर्स है जो वुमेन बनी है, तो उनके इसमें नेम्स दिए गए हैं, तो आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना, पता होना चाहिए हमें कि कौन कैसे कैसे मतलब थे, कौन कौन से वुमेन्स भी थी जिनने याद किया है। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो गैरिसन टाउन मतलब क्या होता है ना, तो गैरिसन टाउन मतलब होता है जो खुद का मतलब गांव होता है, वो उसको अपन गैरिसन टाउन बोलते हैं,
ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिखा है गैरिसन टाउन मतलब अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, जहाँ पर सेटलमेंट किसका होता है, सोल्जर्स का होता है। हिंटरलैंड मतलब क्या होता है, गांव होता है ये। द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ सप्लाई भी होता रहता है। हिंटरलैंड मतलब गाँव होता है, ठीक है। सल्तनत मतलब होता है राजा का राज्य, और सुल्तान मतलब होता है जो राजा होता है उसे सुल्तान बोला जाता है, ठीक है। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond a heavily fortified towns occupied by garrisons, मतलब उन्होंने गाँवों पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया था, जो मतलब आसपास के, जैसे एक मान के चलते हैं कि अपना ये गांव है तो उसके आसपास के जो शहरों पे उस पर भी वो कब्जा करते थे, ठीक है। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब क्या होता है, गाँव होता है, ठीक है। ऑफ द सिटीज़ एंड फॉर देयर फोर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, काय के लिए, ट्रेड व्यापार करने के लिए, है ना, सप्लाईज करने के लिए। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली, जो गैरिसन टाउन था उस पर भी इनने कंट्रोल कर रखा था बंगाल और सिंध से। फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर एंड विथ स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। कभी कभार क्या होता था ना कि मौसम के कारण भी, वेदर के कारण भी सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था एक से दूसरे गांव में, ठीक है। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चेंज्ड बाय मंगल इन्वेंशंस। अभी जो मंगल होते थे ना, इनसे क्या होते थे कि ये लोग को डरते थे कि ये हम पे कभी यहाँ पर अटैक नहीं कर दे, रिबेल्ड नहीं कर दे, तो मतलब क्या होगा। और जैसे इसमें ऐसा रहता था कि जो सुल्तान होते थे, अगर उनसे जो सुल्तान की वीकनेस ये थी कि अगर उनसे कोई भी मतलब अटैक करता था या कुछ भी करता था तो सुल्तान जो होते थे बहुत वीक पड़ जाते थे और वो हार ही जाते थे। पर मंगल ने कभी भी अपनी इंडिया पर अटैक नहीं करा है। ये कहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे, ठीक है। तो इनने कभी अपनी इंडिया पे अटैक नहीं कराया। पर सुल्तान की वीकनेस ये थी कि वो बहुत मतलब ये सोचते थे कि अगर उन पे किसी ने कोई अटैक कराया है तो वो हारेंगे ही सही, ऐसा। Its consolidation occurred during the region of Ghiyasuddin Balbal and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, ठीक है। तो द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर, इंटरनल फ्रंटियर मतलब क्या होता है, जो मतलब इंटरनल फ्रंटियर मतलब होता है जो अंदर, मतलब अपने शहर के अंदर अंदर जो हम राज करते हैं, उसके अंदर के जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन पे भी हम राज करते हैं, हमारा सल्तनत चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, जो राजा अपना राज्य चलाता है उसे इंटरनल फ्रंटियर बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस देखिए, हाँ, तो इसको बोला जाता है कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। हिंटरलैंड्स मतलब वही गाँव में, गैरिसन टाउन्स में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस कंपेनियंस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोलियस एक्सप्लेड फ्रॉम देयर हैबिटेट। मतलब जो गंगा यमुना डोब मतलब होता है जहाँ से गंगा और यमुना क्रॉस होती थी, वहाँ पर वो बता रहे हैं गंगा यमुना डॉब था एंड हंटर गैदरर्स जो थे वो वहाँ से उनको हटा दिया गया था। और जो पीजेंट्स थे उन्हें वहाँ पर बोला गया था एग्रीकल्चर करो, मतलब अपनी खेती करो यहाँ पर, और उनको खेती करने के लिए वहाँ पर ज़मीन दे दी गई थी कि यहाँ पर ये ज़मीन है और इस पर आप खेती करो। और हंटर गैदरर्स को वहाँ से हटा दिया गया था और इन्हें खेती करने के लिए जगह दी गई थी। न्यू फोर्ट मतलब वहाँ किले भी बनवाए गए थे। गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। द सेकेंड एक्सपांशन अक्योर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब जो उस गांव के बाहर, जैसे गैरिसन टाउन है उसके बाहर बाहर राज्य कर रहे थे, फिर उसके भी बहुत बाहर बाहर वो राज्य करने लग गए थे, वो एक्सटर्नल फ्रंटियर होता है, ठीक है। राज्य फैलाने लग गए थे, अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री लगाने लगे थे। सदर्न इंडिया स्टार्टेड अ रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अपना करने लगे थे एंड क्यूलिमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक इन देयर कंपेनियंस सुल्तानत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स। अब जो सल्तनत आर्मीज थी वो क्या करते थे, अपने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स, ये सब से लेके जाते थे अपने साथ। मतलब ये अपनी उनकी आर्मी समझते थे और ये अपनी आर्मी को लेके जाते थे, जो एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, स्लेव्स थे, इनको। स्लेव जो होते थे ना, मतलब वो क्या होते थे, जो बाय बर्थ से उनको मतलब है ना मतलब ऐसा सिखाया जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो क्या करते थे, मतलब राजा के, बिल्कुल राजा के प्रति वफादार होते थे। उनके राजा के बच्चों से ज़्यादा वो राजा के लिए वफादार होते थे, पर वो सिर्फ राजा के लिए ही वफादार होते थे, उनके बच्चों के लिए कोई वफादार नहीं होते थे। इन्हें बचपन से ये सिखाया जाता था कि तुम राजा के लिए ही काम करो और उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और मतलब बहुत गरीब बच्चे थे ना, उनको भी बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और हेड अच्छे अच्छे बना दिए जाते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक राइन, जब मोहम्मद तुगलक का मतलब एंड था राइन में, तो
150 ईयर्स आफ्टर, उसके 150 साल बाद क्या हुआ था कि आफ्टर समवॉट हम्बल बिगिनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैज मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. They have defeated rival armies and side cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in the realm. But how complete and effective was its control? Such a vast territory. मतलब इनने क्या करा था, बहुत ज़्यादा मतलब सब तक कंट्रोल कर लिया था. इनकी आर्मीज थी, उनको भी सब तरफ मतलब फैला रखा था. और ये टैक्स सल्तनत जो थे वो कलेक्टेड टैक्स करते थे पीजेंट्री से. तो ये मतलब देखते थे कि ऐसा तो नहीं है कि स्लेव ज़्यादा टैक्स ले रहे हो. मतलब जो उनके वो हेड होते थे ना, मैंने आपको बताया कि जो बाय बर्थ से उनको मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी और वो सब वो टैक्स कलेक्ट करते थे. तो राजा का बिल्कुल ध्यान रहता था कि कोई ज़्यादा टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर रहा है ऐसा. ये अलाउद्दीन खिलजी कंपेंड इनटू साउथ इंडिया. ये मैप नंबर 3 में आप देख रहे हैं. ये देखिए, इनने इतना कब्जा तो अपना सब जगह कर ही लिया था. ये देखिए, हुकूमत अल इस्लाम है, मॉस्क्यू है, ये मीनारत है. बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी. लास्ट डिकेड मतलब 12th सेंचुरी के बाद बनाया गया था. ठीक है. द मीनार वॉज बिल्ड बाय 2 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश. ठीक है, इनने बनाया था, जो बिल्ड मतलब करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने. ये मस्जिद है, ये देखिए, ये ऐसी. अ मॉस्क्यू इज़ कॉल्ड अ मस्जिद. मतलब जो मस्जिद है ये अरेबिक वर्ड है, मॉस्क्यू बोलते हैं, इसे मस्जिद बोलते हैं. ठीक है. लिटरली अ प्लेस, मतलब ये कौन सी प्लेस होती है जहाँ पर मुस्लिम अपनी प्रे करते हैं, अपनी विश मांगते हैं, मतलब जो भी उनकी दुआएं होती है वो मांगते हैं. और वो किस साइड फेस रख के मांगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट साइड. क्योंकि जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो सब किस साइड फेस करते हैं, वेस्ट साइड फेस करते हैं. क्योंकि पश्चिम की तरफ पर ही उनकी जो मक्का है वो पड़ती है. मतलब जो उनका मंदिर है, जो मस्जिद है, वो उनकी मक्का की तरफ पड़ती है. तो वेस्ट साइड तरफ फेस करके ही दुआएं मांगते हैं और अपनी प्रेयर करते हैं. उसको दिस इज़ कॉल्ड अ किबला. इसे किबला भी बोला जाता है. ठीक है. और ये फ्राइडे को बहुत अच्छा डे मानते हैं. फ्राइडे को मतलब बहुत, जैसे अपने होते हैं ना, जैसे संडे को मानते हैं बहुत ज़्यादा, या जो भी अपन अपने भगवान को मानते हैं, तो ये फ्राइडे को बहुत अच्छा डे मानते थे. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. जो दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे मंदिर बिल्ड करवाए थे, मॉस्क्यू बिल्ड करवाए थे सिटीज़ में, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट में, आसपास में भी. ठीक है. तो ये आपको दिख रहे हैं ना पिक्चर्स ऐसे. अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स. अब खलजीज एंड तुगलक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं. द कंसोलिडेशन ऑफ अ न्यू किंगडम एज अ वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रेदर देन अपॉइंटिंग अरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ एंड्स. चीफ एंड्स मतलब क्या होता है? चीफ एंड्स मतलब होता है बड़े बड़े लोग. ठीक है. As governors, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their masters, the Sultan could trust and rely upon them. ठीक है. तो ये पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि ऊंचे ऊंचे पद के लोग होते थे, मतलब जो ये चीफ एंड्स होते थे, ऊंचे ऊंचे पद के लोग होते थे, उन पर मतलब क्या रहते थे पता है, राजा है ना भरोसा नहीं करते थे. वहाँ पर स्लेव ट्रेड है ना ज़्यादा होता था. मतलब लोगों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बना लेते थे. और उनका गुलाम तो बनाते ही थे, चलो ठीक है, बाय बर्थ से गुलाम बना लेते थे. जो गरीब लोग होते थे उनको भी हम्बल बर्थ होते थे. हम्बल बर्थ मतलब होता है गरीब लोग, उनको भी गुलाम बना लिया करते थे. और उनका धर्म परिवर्तन करवा कर और मुस्लिम बनाते थे. फिर उन्हें क्या करते थे, बेचा जाता था. बेचा किसको जाता था? स्लेव, मतलब उनको खरीद लेते थे. तो मतलब उन्हें बेचा जाता था और किसी राजा का गुलाम बना दिया जाता था. और वो फिर उनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी पहुंचा देते थे. मतलब बचपन से ही उन बच्चों को पकड़ कर गुलाम बना देते थे. उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी बहुत अच्छी अच्छी वो लड़ने की. फिर उन्हें ना ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे भी पहुंचा दिया जाता था. ठीक है. इनको मतलब दूसरे शहरों में गवर्नर बनाकर भी भेज दिया जाता था. अलग अलग राज्य में इसको बंडागन बोलते थे. मतलब जो ऐसे करते थे इन्हें मिलिट्री सर्विस भी देते थे, आर्मीज भी देते थे, सब कुछ सर्विस देते थे. तो इनको हम बंडागन बोलते थे. ठीक है. इन पर्शियन में
स्लेव्स रेदर देन सन्स, द सल्तनट्स वर एडवाइज, मतलब सल्तनट्स ने क्या एडवाइस दी थी, अ स्लेव whom one has brought up promoted must be look after the needs of whole time and good luck to find worthy and experienced slave which men have said worthy experienced slave is better than a son। मतलब जो सुल्तान को एडवाइस देते थे कि इनका अच्छे से ध्यान रखें और इनकी बहुत केयर करें और ये मतलब आपका ही साथ देगा। मतलब ये हम्बल बर्थ से ही क्या करते थे, उन्हें गरीब को भी मतलब अच्छी ऊंची पोस्ट पर पहुंचा देते थे और ये राजा को बोलते थे कि ये आपका बहुत अच्छा साथ देगा, आपके बेटे से ज़्यादा, बेटर देन अ सन, आपके बेटे से ज़्यादा ये आपका साथ देगा और ये आपके साथ ही रहेगा, ऐसे करके। और मतलब ऐसा बोलते थे और उन्हें प्रमोट भी करते थे और उनकी नीड्स भी सब होल टाइम मतलब सब चीज़ें ध्यान रखते थे, ऐसा बता रखा है। The Khaljis and Tughlaqs continued to use बंदागन and also raised to people a humble birth। humble birth मतलब मैंने आपको बताया ना, गरीब को भी ऊंची पोस्ट पे पहुंचा दिया जाता था। who were often their clients to her high political position, मतलब उन्हें हाई पॉलिटिकल पोजिशंस पर पहुंचा दिया जाता था। क्लाइंट्स मतलब क्या होता था, someone who the under protection of another और डिपेंडेंट और हैंगर, मतलब जो इनके अंडर में रहते थे, इनके प्रोटेक्शन में रहते थे, उन्हें क्लाइंट्स बोला जाता था। दे वर अपॉइंटेड एंड जनरल एंड गवर्नर्स, ये क्या अपॉइंट कर लेते थे, जनरल और गवर्नर्स उनको अपॉइंट कर लेते थे। दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, जो स्लेव्स थे, जो क्लाइंट्स थे, वो बहुत लॉयल रहते थे अपने राजा से, है ना, पैट्रॉन से, बट नॉट देयर हायर्स। हायर्स मतलब क्या होता है, अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं, तो हायर्स मतलब बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के प्रति ये वफादार नहीं रहते थे जो स्लेव्स होते थे, ठीक है। न्यू सुल्तान्स हैड देयर सर्वेंट्स, जो नए सुल्तान्स आते थे वो नए सर्वेंट्स अपने रखते थे और पुराने जो थे ओल्ड सर्वेंट्स जो रहते थे उन्हें हटा दिया जाता था, और जो ओल्ड सुल्तान्स होते थे वो ओल्ड सर्वेंट्स अपने ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। और दिल्ली सुल्तान्स अपॉइंटिंग किसको करते थे, लो एज बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स, मतलब जो बिल्कुल लो गरीब लोग होते थे उनको भी बहुत हाई पोस्ट पे पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders, इन्हें military commanders भी appoint करते थे as governors of territories of varying sizes, मतलब अलग अलग governors, मतलब अलग अलग टेरिटरीज़ में अलग अलग साइज़ों में मतलब बता दिया जाता था इन्हें। और इनको पता क्या है, लैंड बांटी जाती थी, जैसे उसे हम इक्ता बोलते हैं, तो जो लैंड मिलिट्री कमांडर्स को दी जाती थी ना उसे हम इक्ता बोलते हैं, ठीक है। जो लैंड्स मिलिट्री कमांडर को दी जाती थी उसे हम इक्ता बोलते हैं, उसे हम और क्या बोला जाता है, उसे इक्तादार और मुक्ति भी बोला जाता है, जो लैंड्स मिलिट्री कमांडर को दी जाती थी, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यू, अब जो कलेक्टेड करते थे मुक्ति जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वही उनकी सैलरी भी होती थी। तो बिल्कुल ध्यान रखा जाता था, बहुत सोल्जर्स भी लगाए जाते थे कि जो मुक्ति और ये लोग हैं ये ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो भी कलेक्ट कर रहे हो वो सारा खुद ही के पास रख ले, तो इनके लिए भी सोल्जर्स होते थे, इनके हेड बनाए जाते थे कि भैया कितना कितना क्या कलेक्ट हो रहा है, मतलब सब चीज़ें ध्यान रखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सब मुक्ति अपने पास बहुत सारा पैसा रख ले और राजा को गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। इसीलिए इन्हें रखा जाता था, अकाउंटेंट अपॉइंट करे जाते थे कि चेक करते रहें कि रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हैं मुक्तीज लोग, है ना, यही बताया गया है इस पैराग्राफ में। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनने जो गाँव पे भी और सिटीज़ पे भी जो है कंट्रोल कर रखा था। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस मतलब मैंने आपको बताया था बड़े बड़े लोग होते हैं, द समांतान्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी अंडर अलाउद्दीन खलजी। द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इट्स ओन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ लोकल चिफ्तान्स टू levy taxes were cancelled and they were forced to pay taxes. The sultan's administrators measured their land and kept careful account. Some of old chieftains and landlords served their sultanate as revenue collectors and accessories. There are 3 types of taxes on, ये 3 टाइप्स के मतलब इसमें देखो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि 3 टाइप्स के टैक्सेस लेते थे। फर्स्ट होता था खराज टैक्सेस मतलब जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता था ना उसके टैक्सेस लेते थे, जो लैंड प्रोडक्शन का 50% टैक्स इन्हें देना पड़ता था उसका।
पीसेंट मतलब देते थे अपनी लैंड प्रोडक्शन का 50% टैक्स। फिर सेकंड क्या होता था, कैटल का टैक्स लगता था, ठीक है। थर्ड क्या लगता था, हाउसेस जिसमें वो रहते थे उसका भी वो टैक्सेस देते थे। तो 3 टाइप के टैक्स ये ज़रूरी होते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि 3 टाइप के कौन से टैक्सेस होते थे। तो पहला क्या होता था, आपका लैंड प्रोडक्शन का खराज का टैक्सेस होता था 50%, और सेकेंड होता था कैटल का, और थर्ड होता था अपना हाउसेस का, इनको देना पड़ता था। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. मतलब इनका इन बंगाल पर इन पे तो राज था, पर जो बाकी की जो दूसरी एंटायर रीजन थे वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब वहाँ दूसरे लोगों का राज था, ठीक है। That सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट लोकल चिप्तान्स, जो लोकल चिप्तान्स होते थे वो रूल करते थे अलग अलग इन रीजन्स पे। समटाइम्स रूलर्स जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, ये भी कंट्रोल करते थे शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। चिप्तान्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो वो बता रखा है इसमें कि इबिन बतूता तो 14th सेंचुरी में मोरक्को के, अफ्रीका के, उनने बता रखा है कि फोर्टिफाइड देमसेल्स इन, मतलब इसमें यही बता रखा है कि बैम्बो के बारे में भी बता रखा है कि मतलब जो इनकी माउंटेन्स होते थे, जो रॉकीज़ होते थे, है ना, वो प्लेसेस जो बैम्बो ग्रूव्स होते थे, मतलब बैम्बो के बड़े बड़े पेड़ भी उधर होते थे। इन इंडिया द बैम्बो इज़ नॉट हॉलो, इट्स बिग, मतलब बहुत बड़े बड़े बिग्स होते थे। इट्स सेवरल पार्ट्स ऑफ इंटरवाइन दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम, मतलब फायर भी, आग भी उन्हें कोई अफेक्ट नहीं कर सकती है। एंड दे आर होल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। द चिफ्तान्स लाइव इन देयर फॉरेस्ट्स which serve the ramparts inside their cattle and their crops, है ना। there is also water from within, that is rain water which collect there, यहाँ पर रेन वाटर भी जो होता था वो कलेक्ट होता था, यही बताया गया है चिफ्तान्स के और उनके फोर्टिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। द मंगोल्स अंडर जेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सेनिया इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। मंगोल्स जो थे उनने मतलब अटैक करने की बहुत बार दिल्ली सल्तनत के बारे में सोचा था, पर वो कभी अटैक कर नहीं पाए थे, ठीक है। द फोर्स द टू रूलर्स ऑफ मोबिलाइजिंग अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इनकी बहुत बड़ी बड़ी आर्मी थी, है ना। विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, इनके नए नए बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते थे, ठीक है, दोनों सुल्तान्स के। अब ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है कि जो दिल्ली पर अटैक करा था इनने 2 बार, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में, 1300 में। एज द डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज़ द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो देखिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इधर मोहम्मद तुगलक के बारे में, जो दोनों ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप जैसे मैं आपको वीडियो दे रही हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये टेबल है। In this the list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget the first time in the history of the Sultanate a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin defensive measures, अलाउद्दीन जो थे वो डिफेंसिव मेजर्स पे देखते थे। डिफेंसिव मेजर मतलब होता है कि वो अपना, खिलजी लोग जो थे वो क्या सोचते थे कि हम हमारा बचाव करेंगे, ठीक है, और मतलब मंगल टेरिटरी से। और जो मिलिट्री वाले जो तुगलक थे वो ऑफेंसिव सोचते थे, मतलब कि हम इन पे अटैक करेंगे। तो दोनों मतलब मंगल्स पे, ठीक है। तो मतलब कितना अलग सोचते थे। जो तुगलक थे वो क्या सोचते थे, ऑफेंसिव सोचते थे। ऑफेंसिव मीन्स होता है कि हम अटैक करेंगे इन पे, और खिलजी जो थे वो डिफेंसिव सोचते थे, डिफेंसिव मेजर्स सोचते थे। डिफेंसिव मेजर्स मतलब कि हम हमारा बचाव करेंगे, ये बोलते हैं, ठीक है। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, जो मतलब जो राज्य था 15th और 16th सेंचुरीज में क्या था। तो यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। बाय देन जहांपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट रूलर्स। ये सब क्या थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। वो इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरियस कैपिटल्स। फ्लरिश मतलब होता है कि मतलब बहुत आराम से ये सारी चीज़ें क्या आगे बढ़ती जा रही थी, ठीक है।
Some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administered. शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक उन्हें राज करा था स्मॉल टेरिटरी पे, एंड फ्रॉम हिज अंकल इन बिहार, एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं. इनने किस पे राज करा था, मतलब इनने हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक. शेरशाह सूरी वॉज कैप्चर्ड दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी. इनने खुद की जो डायनेस्टी भी बनाई थी. तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो मतलब ये जो डायनेस्टी एक खिलजी लेकर आया था, उसके बाद में शेरशाह सूरी ने अच्छे से इसमें जो चेंजेस थे, मॉडर्न चेंजेस थे, वो बहुत अच्छे से चेंजेस भी करे थे, और अच्छे से इस डायनेस्टी को शेरशाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से फॉलो आउट करके ग्रेट एम्पीरियर बनाया था और बहुत इसको आगे भी बढ़ाया था. ठीक है, मुगल एम्पायर को. अकबर ने फिर जब अकबर आया था ना, तो अकबर ने शेरशाह सूरी के अच्छे अच्छे जो चेंजेस थे उन्हें भी ले लिया था. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है. तो इसमें आपने जो मैंने आपको बताया है कि पूरे चैप्टर में क्या था, जो दिल्ली सुल्तान्स ने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, तो आप इसे एक बार समझ लीजिए और इसकी PDF आपके पास आ गई होगी. ठीक है, थैंक यू क्लास.